Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start our next topic of historical and sociological foundation of education. ये सब्जेक्ट है हमारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का और इसके अंदर हम हमारी जो एजुकेशन है उसकी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ रहे हैं और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान एवं शिक्षा की स्थिति, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन। जो स्टेटस है एजुकेशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उन चीज़ों को हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से लॉज वगैरह या फिर जो धाराएं बनी है या फिर किस किस चीज़ों के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जिसके अंदर है भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को संकल्प होकर अपनी एक संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी की एकत द्वारा संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। मतलब टोटली इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो हमें क्या चाहिए, हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व है वो किस पर संपन्न होना चाहिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। गणराज्य बनाने के लिए उसके पास नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिस भी तरीके से, मतलब ऑल पर्सपेक्टिव्स में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें उसमें संपन्न होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा भारतीय संविधान है वो इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए बनाया गया। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी की, जो उस समय पर क्या था कि संविधान, जैसा कि हम लिखते हैं कि जो 26 नवंबर के बाद ये कब पास हुआ, 26 जनवरी 1950 जो है, जो हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू किया गया था। और इसको हमारा संविधान किसके द्वारा निर्मित हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया, ताकि लोगों को इन चीज़ों का अभाव ना हो। आगे हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा से संबंधित संवैधानिक विशेषताएं। अब इसके अंदर हम शिक्षा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो रिलेट करते हैं एजुकेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के अंदर। तो सबसे पहला है इसके अंदर हमारा स्त्री शिक्षा, यानी कि वोमेन एजुकेशन, कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी राइट है कि वो शिक्षा लें। संविधान की धारा 15 जिसमें फर्स्ट हमारा है, इसके अनुसार सरकार किसी नागरिक के साथ लैंगिकता, मतलब जेंडर वाइज नहीं करता, जेंडर के हिसाब से ये डिसाइड नहीं किया जाता कि बॉय है तो वो शिक्षा लेगा और गर्ल है तो वो शिक्षा नहीं लेगी। इस तरीके से इसमें कोई भी भेदभाव, लैंगिक रूप से कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाता। तो इसमें है लैंगिकता के आधार पर भेद नहीं कर सकती। धारा 15 जिसका थर्ड है, इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार स्त्रियों तथा बालकों के कल्याण, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, इसके लिए विशेष कदम उठाए, मतलब स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। और इसके अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बाइस नहीं होता, जेंडर के उससे पक्षपात नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता। सेकेंड है हमारा इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, यानी कि सेक्युलर एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसा कि आपको पता है कि भारत हमारा जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब अपने सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, सारे रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। धारा 25 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने तथा प्रचार करने का अधिकार हो। मतलब वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार या प्रसार कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड हमारा इसके अंदर, जिसमें है अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए शैक्षिक संस्थाएं, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाना जो शिक्षा से, जहां शिक्षा दी जाती हो, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने एवं उनको चलाने का अधिकार, यानी कि राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा धारा 29, यानी कि धारा 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी भाग में रह रहा है, जिसकी कोई अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, मतलब कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लिपि है, कोई भी स्क्रिप्ट वो यूज कर रहा है, या फिर कोई भी उसकी संस्कृति है, कोई भी उसका कल्चर है, उसको संरक्षण का अधिकार है, मतलब वो उसको संरक्षित कर सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है। सेकेंड है इसके अंदर हमारा धारा 350B के अधीन यह व्यवस्था की गई कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक लोगों के मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त की जाए, मतलब उस समय पर क्या था, विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, अपॉइंट किया जाए, जो उनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करेगा और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। इसके अंदर क्या है, संविधान की धारा 45 के अनुसार यह व्यवस्था ये व्यवस्था है कि राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्षों के दौरान 14 वर्ष की आयु तक क्या था, पूरी करने वाले सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 14 साल तक के बच्चों के लिए, तो उसको क्या करा उन लोगों ने कि उसको निःशुल्क बना दिया गया और अनिवार्य मतलब फ्री कर दिया गया और कंपलसरी कर दिया गया कि ये स्टूडेंट्स शिक्षा हासिल करेंगे ही करेंगे, तो इसको प्रदान करने की कोशिश करेगा। इस धारा में राज्य शब्द को धारा 12 के अनुसार परिभाषित किया गया। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर पिछड़ी श्रेणियों की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस। तो इसके अंदर क्या है आगे, संविधान 15, 17 और 46 धारा, जो संविधान के अंदर 15, 17 और 46 धाराएं हैं, उसके अनुसार भारत के कमजोर वर्गों अर्थात सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर क्या था, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों और कबीलों की शिक्षा को उत्साहित करना सरकार का उत्तरदायित्व है। धारा 15 के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। धारा 15(3) के अधीन यह व्यवस्था की गई कि स्त्रियों और बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। सिक्स्थ हम देखेंगे इसके अंदर हिंदी का प्रसार, यानी कि प्रमोशन ऑफ हिंदी। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास और प्रसार की व्यवस्था की, मतलब जो भारतीय संविधान है उसने क्या किया, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी है उसको और ज्यादा विकसित करने की, और ज्यादा डेवलप करने की सोची। उसके बाद क्या है, धारा 351 के अनुसार केंद्र का यह विशेष कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय भाषा को विकसित करे, जिससे इसे भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम भी बनाया जाए, मतलब एक उसका प्रकट कर सकते हैं हम अपनी हिंदी भाषा के जरिए हमारी भारतीय संस्कृति को। सेवंथ है हमारा इसके अंदर शैक्षिक कार्यों के लिए वैज्ञानिक शक्तियां, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर फॉर डिफरेंट एजुकेशन फंक्शंस। तो इसमें क्या है, हमारे भारत का संविधान संघीय है, इसमें वैधानिक शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित की हुई है, मतलब ये जो है इसमें राज्यों में विभाजित की हुई है सारी शक्तियां, और कुछ शक्तियां समवर्ती हैं। इसके अनुसार क्या है, केंद्र को संघीय सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाकर लागू करने के अधिकार हैं। विषय समस्त राज्य जो राष्ट्र है वहां के विशेष समस्त राष्ट्र के कल्याण से संबंधित है। इसी प्रकार दूसरी सूची अथवा राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकारों का कानून बनाने का अधिकार है। मतलब टोटली क्या कहना चाह रहा है कि जो केंद्र है उसने सारी शक्तियां क्या किया, उसने राज्य सरकारों को दिया और उनको ये कहा गया कि वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं, किसी भी अधिकार को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर शिक्षा और मौलिक अधिकार, यानी कि एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला इसके अंदर हम 5 राइट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है धारा 14 के अनुसार कानून के सामने समानता, मतलब जो हमारा लॉ है उसके सामने जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। बी है हमारा इसके अंदर 15 धारा 15, इसके अंदर क्या है, धर्म, जाति, लिंग, यानी कि रिलीजन, कास्ट
और जेंडर अथवा जन्म स्थान मतलब जो भी बर्थ प्लेस है, इसके आधार पर भेदभाव की मनाही, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी जगह किसी का भी बर्थ है तो। उसके बाद हमारा सी है जिसके अंदर है धारा 16। इसके अंदर क्या है, सार्वजनिक, मतलब जो सार्वजनिक नियुक्ति है उसके विषय में अवसरों की समानता। डी है हमारा धारा 28 जिसके अंदर है धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। और ई है हमारा इसके अंदर धारा 29 जिसके अंदर है अल्पसंख्यक वर्गों, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं इन वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब जो इनके हित में चीजें हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। आगे है इसके अंदर निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर जो भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है ये देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। इसके आगे है स्त्री और पुरुषों की आजीविका कमाने के पर्याप्त साधन प्राप्त करना, मतलब वो अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए जो भी कमाना चाहते हैं, आजीविका जो भी है उसको कमाने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं। थर्ड है हमारा इसके अंदर आर्थिक ढांचा इस प्रकार का हो कि धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित ना हो। फोर्थ है हमारा इसके अंदर स्त्री पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, मतलब अगर एक ही वर्क दो लोग कर रहे हैं जिसमें एक स्त्री है एक पुरुष है तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अगर औरत कर रही है तो उसको कम सैलरी दी जाए और अगर कोई जेंट्स कर रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी दी जाए, जैसा कि पहले इस तरीके से होता था। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर स्त्री पुरुषों तथा बच्चों को उचित रोजगार मिले, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता की स्थिति में कार्य का अधिकार। सेवंथ है हमारा इसके अंदर कार्य की स्थितियों में सुधार और प्रसूति सहायता का प्रबंध करना। एट्थ है हमारा इसके अंदर श्रमिकों की प्रबंधन कार्यों में भागीदारी के लिए कदम उठाना। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 10th है हमारा इसके अंदर जीवन स्तर सुधार के लिए प्रयास करना। 11th है हमारा इसके अंदर बच्चों के प्रारंभिक देखभाल, मतलब जो प्राइमरी जब वो बच्चों का जन्म होता है उसके बाद प्रारंभिक देखभाल और सभी बच्चों के लिए शिक्षा। 12th है हमारा इसके अंदर सभी भारतीयों के लिए सिविल कोड। 13th है हमारा इसके अंदर ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। 14th है हमारा इसके अंदर प्रदूषण से वातावरण की सुरक्षा। 15th है हमारा इसके अंदर एक समान वैधानिक नीति निश्चित करना। तो ये थे हमारे 15 पॉइंट्स जो निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया गया, उसको क्लासिफाई किया गया, उसके कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर शिक्षा को संयुक्त सूची में सम्मिलित करने में समर्थन, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ मेकिंग एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा आर्थिक और सामाजिक योजना, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। सेकंड है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थर्ड है हमारा इसके अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फोर्थ है हमारा इसके अंदर प्रभावशाली परामर्श, यानी कि इफेक्टिव गाइडेंस। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर वित्तीय सहायता, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा, यानी कि सोशल सर्विस एट नेशनल लेवल। और सेवेंथ है हमारा इसके अंदर आयोग के सुझाव, सजेशंस ऑफ कमीशन। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो शिक्षा के लिए बनाए गए हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, किस धारा में किस चीज़ को बताया गया कि किसका स्त्री शिक्षा क्या है, या फिर जो अनुसूचित जनजाति हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, या फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, और इसके अंदर और भी कई चीज़ों को बताया गया। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।